हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की सिंचाई परियोजना को हम डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम हाथों हाथ याद करने की कोशिश करेंगे। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स, रीट एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वही इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और सारी चीज़ें आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान की सिंचाई परियोजना जो है, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी लघु सिंचाई परियोजना हो जाएगी, एक आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना हो जाएगी और एक आपकी वृहद सिंचाई परियोजना हो जाएगी। लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना उसे कहा जाता है जो कि आपकी 2000 हेक्टेयर से कम की होती है, और 2000 से 10,000 हेक्टेयर की जो आपकी सिंचाई परियोजना होती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। और वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक होती है उसे हमारी वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो लघु सिंचाई परियोजना आपकी 2000 हेक्टेयर से कम हो जाएगी, मध्यम सिंचाई परियोजना आपकी 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य में हो जाएगी और वृहद सिंचाई परियोजना आपकी 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। 2000 से लेके आपकी 10,000 और इसके अलावा 10,000 से अधिक, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेसिक सा सवाल यहाँ से बन सकता है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना बताने से पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो किन से की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान के सिंचाई के माध्यम कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका नलकूप हो जाएगा दोस्तों, एक आपका कुआं हो जाएगा, इसके अलावा नहरें हो जाएगी और आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, तालाब हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नलकूप, कुआं, नहरें, तालाब। और नलकूप से सर्वाधिक लगभग 42% सिंचाई की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और कुओं से लगभग आपकी 24% सिंचाई की जाती है और नहरों से लगभग आपकी 30% सिंचाई की जाती है और तालाब से लगभग आपकी 1% सिंचाई की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक आपकी जयपुर में की जाती है, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर में की जाती है और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपकी कहाँ पर की जाती है, ये आपकी श्री गंगानगर में की जाती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपकी श्री गंगानगर में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई आपकी कहाँ पर की जाती है, भीलवाड़ा में की जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नलकूप और कुओं से सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर में की जाती है और इनका परसेंटेज अगर आप निकालोगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, ये लगभग 42% और 24%। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये आपका लगभग 66% निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का ये संयुक्त उपक्रम है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है, ये समझौता आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1959 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि भाखड़ा नांगल समझौता आपका कब हुआ था, ये 1959 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि एक मैंने आपको बताया था दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना जो है आपकी, तो माही समझौता आपका कब हुआ था, तो वो आपका 1966 में गुजरात और राजस्थान के मध्य हुआ था। तो इस तरीके से रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए राजस्थान का हिस्सा इसमें कितना है, तो 15.22% है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यह परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो यह परियोजना आपकी सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पर यह परियोजना आपकी बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाखड़ा नांगल समझौता आपका 1959 में हुआ। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की यह संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। और 15.22% राजस्थान का हिस्सा हो जाएगा और ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना पर 2 बांध बनाए गए हैं दोस्तों। एक तो आपका भाखड़ा बांध हो जाएगा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, एक आपका नांगल बांध है जो कि आपका पंजाब में है दोस्तों। और नांगल बांध से आपकी 2 नहरें निकाली गई है, एक तो आपकी बिस्त दोआब नहर और एक आपकी नांगल परियोजना। तो ये जो नांगल परियोजना है दोस्तों इसमें राजस्थान का हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाखड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और नांगल बांध जो है ये आपका पंजाब में बना हुआ है और इससे 2 नहरें निकाली गई है, बिस्त दोआब और नांगल परियोजना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों
यह आपको ध्यान रखना है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और नेहरू जी के द्वारा इसे चमत्कारी विराट वस्तु भी कहा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना जो है ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है, जैसा कि भाखड़ा नांगल परियोजना में था। और यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। व्यास परियोजना के तहत आपके दो समझौते हुए थे। राजीव लोगेवाला समझौता 1985 में हुआ था और इराडी आयोग समझौता आपका 1986 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। तो राजीव लोगोवाला समझौता जो है ये 1985 का है और इराडी आयोग समझौता आपका 1986 का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना पर आपके दो बांध बनाए गए हैं दोस्तों। एक तो आपका पोंग बांध हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। एक आपका पड़ो बांध हो जाएगा, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो पोंग और पड़ो बांध आपके कौन सी परियोजना से संबंधित है? तो ये आपकी व्यास परियोजना से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। और पोंग बांध जो है आपका दोस्तों, इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 59% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पोंग बांध में राजस्थान का हिस्सा 59% है और पड़ो बांध में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ओनली 20%। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोंग से 59% हो जाएगा, पंडो से ओनली 20% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान को सर्वाधिक लाभ किससे मिलता है? तो पोंग बांध से मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 50% है और मध्य प्रदेश का 50% है। और चंबल घाटी परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 4 बांध बनाए गए हैं। एक तो आपका गांधी सागर बांध है, एक आपका कोटा बैराज बांध है, एक आपका राणा प्रताप सागर बांध है और एक आपका जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में बना हुआ है। गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध आपका प्रथम चरण में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और राणा प्रताप सागर बांध आपका द्वितीय चरण में बनाया गया था। और जवाहर सागर बांध आपका 3rd चरण में बनाया गया था, यानी कि तृतीय चरण में बनाया गया था। गांधी सागर बांध आपका 1959 में बनाया गया था। कोटा बैराज 1960 में बनाया गया था और राणा प्रताप सागर बांध 1970 का हो जाएगा। जवाहर सागर बांध आपका 1972 का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गांधी सागर बांध जो है दोस्तों, यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और 23 मेगावाट की 5 यूनिट यहाँ से उत्पादित की जाती है, यानी कि टोटल 115 मेगावाट का यहाँ से उत्पादन किया जाता है। जबकि कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है दोस्तों, यहाँ से 43 मेगावाट की 4 यूनिट उत्पादित की जाती है, तो 172 मेगावाट आपको ध्यान रखना है। और जवाहर सागर बांध से आपकी 33 मेगावाट उत्पादित की जाती है और उसकी 3 यूनिट यानी कि 99 मेगावाट हो जाएगा। इसको कैसे याद रख सकते हो आप दोस्तों? 23, 33 और 43। 43 की तो 4 यूनिट राणा प्रताप सागर से उत्पादित हो रही है, 33 की 3 यूनिट आपकी जवाहर सागर से उत्पादित हो रही है और 23 की 5 यूनिट आपकी यानी कि 115 मेगावाट आपकी कहाँ से उत्पादित हो रही है? गांधी सागर बांध से उत्पादित हो रही है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 23 की 5, 33 की 3, 43 की आपकी 4 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों। इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल 386 मेगावाट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से तो वो गांधी सागर बांध हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो आपका राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। और रावत भाटा परमाणु अनुसंधान को जलापूर्ति करना किसका उद्देश्य है? राणा प्रताप सागर बांध का उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल विद्युत उत्पादन कितनी होती है? 386 होती है। अगर राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50% है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 193 मेगावाट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गंग नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। गंग नहर परियोजना जो है दोस्तों, ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? गंग नहर परियोजना हो जाएगी। राज्य में प्रवेश इसका शिवपुर सी गंगानगर से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो गंग नहर परियोजना का प्रवेश राज्य में शिवपुर गंगानगर से होता है। ये आप देख सकते हो, शिवपुर गंगानगर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। और इस पर 4 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। एक तो आपकी लक्ष्मी नारायण है, एक आपकी लालगढ़ है, एक करणी जी है और एक समीजा है। ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करणी, समीजा, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण, इनको सीक्वेंस से याद करना। लक्ष्मी, लालगढ़, करणी और समीजा। तो लक्ष्मी, लालगढ़, करणी और आपकी समीजा, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ललाकस, तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी, लालगढ़, करणी, समीजा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
और इसमें कौन सी नदी का पानी आ रहा है, तो सतलज नदी का पानी आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सतलज नदी का पानी आ रहा है और ये राजस्थान की तरफ कहाँ से मुड़ जाती है, हुसैन वाला पंजाब से ये राजस्थान की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि एक नहर निकलती है हुसैन वाला पंजाब से, वो आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है शिवपुर श्री गंगानगर से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिससे श्री गंगानगर तथा अनूपगढ़ लाभान्वित है। तो इससे श्री गंगानगर तथा अनूपगढ़ लाभान्वित है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नहर के आधुनिकीकरण के लिए सन 2000 में स्वीकृति दी गई, जो 2008 में पूरी हो गई। तो इस नहर के आधुनिकीकरण के लिए 2000 में स्वीकृति दी गई है। तो सन 2000 में गंगा नहर परियोजना जो है दोस्तों, इसके आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृति दी गई और ये 2008 में पूरी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। यह राज्य की प्रथम पक्की नहर प्रणाली है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। राज्य की प्रथम पक्की नहर प्रणाली आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी गंगा नहर परियोजना हो जाएगी। और इसका निर्माण कब किया गया था दोस्तों, तो 1922 से लेकर 1927 में इसका निर्माण किया गया था। 1927 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1922 से 1927 आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली एग्जाम में आपका 1927 पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नहर परियोजना की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। और राज्य में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि आपकी गंगानगर और अनूपगढ़ को लाभान्वित करती है। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान नहर परियोजना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे IGNP के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान नहर परियोजना के जनक कौन हो जाएंगे आपके, तो कंवर सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजस्थान नहर परियोजना के जनक आपके कंवर सेन हो जाएंगे। कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता लेख में इसका उल्लेख किया। तो कंवर सेन के द्वारा एक लेख लिखा गया था दोस्तों, कौन सा, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, तो उसमें राजस्थान नहर परियोजना का उल्लेख किया है 1948 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो 31 मार्च 1958 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 31 मार्च 1958 आपको ध्यान रखना है, यह आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोविंद वल्लभ पंत जो कि आपके तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय में, इनके द्वारा आधारशिला रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा रावसर शाखा की नोरगंदेसर वितरिका से किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा रावसर शाखा की नोरगंदेसर वितरिका से इसका उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और आधारशिला गोविंद वल्लभ पंत जो कि उस समय में तत्कालीन गृह मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रावसर शाखा नोरगंदेसर वितरिका से इसका उद्घाटन किया गया था 11 अक्टूबर 1961 को, तो ये आपको ध्यान रखना है, 11 अक्टूबर 1961। 31 मार्च 1958 तो सबको पता है, 11 अक्टूबर 1961 भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मित्रों, 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसका पहले नाम क्या था, राजस्थान नहर परियोजना, बट इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कब किया गया, तो 2 नवंबर 1984 को, तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया 2 नवंबर 1984 को, यह आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसमें सतलज और व्यास नदी का पानी आता है। तो सतलज और व्यास नदी का पानी आपका किस में आता है, हरिके बैराज बांध पंजाब में आता है, और फिर ये आपकी मसीता वाली हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मसीता वाली हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और पानी कहाँ से आता है, हरिके बैराज बांध व्यास और सतलज नदी से इसका पानी आता है। और इसका अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, मोहनगढ़ जैसलमेर हो जाएगा। उस समय में इसका अंतिम बिंदु मोहनगढ़ जैसलमेर था, अभी वर्तमान में इसका अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गडरा रोड बाड़मेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अंतिम बिंदु एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये गडरा रोड बाड़मेर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और मसीता वाली हनुमानगढ़ से ये राज्य में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे दोस्तों 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। तो ये 7 लिफ्ट नहरें काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इनका नया नाम है और इनका पुराना नाम भी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि चौधरी कुंभाराम जो है ये नया नाम है, इसका पुराना नाम था गंदेली साहवा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौधरी कुंभाराम जो है दोस्तों ये आपकी किन जिलों में विस्तृत है,
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, बीकानेर। तो ये आपकी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, बीकानेर में विस्तृत है, यह आपको ध्यान रखना है। तो चौधरी कुंभाराम से आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, बीकानेर लाभान्वित है, यह आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? गंदेली सावा हो जाएगा। इसके बाद में आपकी आती है दोस्तों कंवर सेन, और ये सीक्वेंस से याद रखनी है आपको। सबसे पहले चौधरी कुंभाराम, फिर आपकी कंवर सेन। कंवर सेन जो है ये श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर को लाभान्वित करती है। पहले आपकी चौधरी कुंभाराम जो है ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर को लाभान्वित करती थी। नीम का थाना इसमें नहीं आता था। वर्तमान जिलों के हिसाब से नीम का थाना भी इसके अंतर्गत आता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी भी पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत आपकी कौन सी लिफ्ट परियोजना है, तो वह आपकी कौन सी हो जाएगी? चौधरी कुंभाराम हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और कंवर सेन जो है ये आपकी श्रीगंगानगर और बीकानेर में विस्तृत है, यह आपको ध्यान रखना है। और कंवर सेन जो है दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहली लिफ्ट नहर थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबी लिफ्ट नहर अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? कंवर सेन हो जाएगी। और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लूण करणसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुराना नाम इसका लूण करणसर हो जाएगा। तीसरे नंबर की देखिए दोस्तों पन्नालाल बारूपाल। तो पन्नालाल बारूपाल जो है ये आपकी बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन में विस्तृत है, और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? गजनेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, और पुराना नाम क्या हो जाएगा? गजनेर हो जाएगा। आगे देखिए वीर तेजाजी। वीर तेजाजी आपकी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, और सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी कंवर सेन हो जाएगी। और सर्वाधिक जिलों में विस्तृत पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो चौधरी कुंभाराम हो जाएगी। तो वीर तेजाजी जो है ये बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है, और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बांगड़सर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? बांगड़सर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके बाद आपकी आ जाएगी करनी सिंह। करनी सिंह जो है ये आपकी किन जिलों में विस्तृत है? तो ये आपकी बीकानेर और फलौदी में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करनी सिंह आपकी बीकानेर और फलौदी में विस्तृत है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी। और करनी सिंह का पुराना नाम क्या हो जाएगा? कोलायत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद छठवें नंबर पर आपकी आती है गुरु जम्बेश्वर। तो गुरु जम्बेश्वर जो है ये आपकी बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपकी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में विस्तृत है गुरु जम्बेश्वर। और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? फलौदी हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुरु जम्बेश्वर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? फलौदी हो जाएगा। और जय नारायण व्यास जो है ये आपकी फलौदी और जैसलमेर जिलों में विस्तृत है। और जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर परियोजना है आपकी, उसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? आपका पोखरण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम आपका पोखरण हो जाएगा। गुरु जम्बेश्वर का फलौदी हो जाएगा। करनी सिंह का आपका कोलायत हो जाएगा। वीर तेजाजी का बांगड़सर हो जाएगा। पन्नालाल बारूपाल का आपका गजनेर हो जाएगा। कंवर सेन का लूण करणसर, और चौधरी कुंभाराम का गंदेली सावा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनसे संबंधित जिले भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सीक्वेंस आपको लाइन से ध्यान रखना है दोस्तों। चौधरी कुंभाराम, फिर कंवर सेन, फिर पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, करनी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण व्यास, लिफ्ट नहर। अब इनको एक बार डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है आपकी ये मसीता वाली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी गुरु जाम्बेश्वर बनी हुई है दोस्तों। तो गुरु जाम्बेश्वर जो है ये चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, नीम का थाना को लाभान्वित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी आ जाती है दोस्तों तो कंवर सेन। तो कंवर सेन आपकी श्रीगंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़ को लाभान्वित करती है। फिर आपकी आ जाती है पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल आपकी डिडवाना, कुचामन, नागौर और बीकानेर को लाभान्वित करती है। उसके बाद आपकी आ जाएगी तेजाजी जो कि ओनली बीकानेर को लाभान्वित करती है। और उसके बाद आपकी पाँचवें नंबर पर आ जाएगी, पाँचवें नंबर पर आपकी आ जाएगी करनी सिंह, जिसे कोलायत के नाम से जाना जाता है। यह आपकी दोस्तों जोधपुर और बीकानेर को लाभान्वित करती है। और फिर इसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? छठवें नंबर पर आ जाएगी दोस्तों गुरु जम्बेश्वर। तो गुरु जम्बेश्वर आपकी कहाँ पर हो जाएगी? फलौदी में हो जाएगी। और ये आपकी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इनको लाभान्वित करती है। और सबसे अंतिम में आपकी आ जाएगी जैसलमेर, जोधपुर को लाभान्वित करने वाली पोखरण लिफ्ट नहर। ये आपको ध्यान रखना है, इसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कहा जाता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए आईजीएनपी में 9 शाखाएं हैं दोस्तों। तो ये 9 शाखाएं भी आपको ध्यान रखनी है। लिफ्ट नहरें तो आपकी कितनी हो गई? 7 हो गई। शाखाएं कितनी हो जाएगी? आपकी 9 शाखाएं हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। आईजीएनपी की एकमात्र शाखा बाई ओर से जो है वो आपकी रावतसर हनुमानगढ़ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आईजीएनपी जो है इसकी प्रथम शाखा जो है वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? रावतसर हनुमानगढ़ हो जाएगी। इसको आप यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए इसको, इस तरीके से कर लीजिए आप। तो रावतसर हनुमानगढ़ से आपकी आईजीएनपी प्रवेश करती है। तो सबसे पहली शाखा आपकी रावतसर हनुमानगढ़ हो जाएगी। और ये आपकी बाई ओर है दोस्तों, ये एकमात्र है जो कि आपकी बाई ओर है। इसके बाद आपकी सूरतगढ़ आती है, फिर आपकी अनूपगढ़ है,
पूगल है, दातोर है, बिरसलपुर है, चारणवाला है, बीरबल है और सागरमल घोपा है। तो इस तरीके से आपकी 9 हो जाएगी। ये आपकी दूसरी हो जाएगी सूरतगढ़, अनूपगढ़ हो जाएगी, पूगल, दातोर, बिरसलपुर हो जाएगी और फिर आपकी चारणवाला है, बीरबल है और सागरमल घोपा है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पूगल, दातोर, बिरसलपुर जो है ये आपकी बीकानेर में विस्तृत है और सूरतगढ़ जो है ये आपकी श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में विस्तृत है और अनूपगढ़ आपकी अनूपगढ़ और बीकानेर में विस्तृत है। चारणवाला आपकी बीकानेर और जैसलमेर में विस्तृत है और बीरबल और सागरमल घोपा आपकी जैसलमेर में विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जिले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। रावतसर हनुमानगढ़ से संबंधित हो जाएगी, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ से संबंधित हो जाएगी, यानी कि श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ हो जाएगा। और अनूपगढ़ जो है ये बीकानेर अनूपगढ़ से संबंधित है। पूगल, दातोर, बिरसलपुर आपकी बीकानेर से संबंधित है और चारणवाला जो है ये आपकी बीकानेर जैसलमेर से संबंधित है और सागरमल घोपा और बीरबल आपकी जैसलमेर से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। सागरमल घोपा शाखा से 2 उपशाखाएं भी निकाली गई है जिनका नाम हो जाएगा लिलवा और दीघा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। सागरमल घोपा से 2 उपशाखाएं निकाली गई है, एक तो आपकी लिलवा हो जाएगी, एक आपकी दीघा हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी हो जाएगी? कंवरसेन हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? वीर तेजाजी हो जाएगी, जो कि ओनली आपकी बीकानेर जिले में विस्तृत है। और सबसे पहली भी आपकी कौन सी है? कंवरसेन है। आगे देखिए आईजीएनपी के लाभ क्या है दोस्तों। खादानों में बढ़ावा, किसानों की आत्मनिर्भरता, मरुस्थल के प्रसार में कमी क्योंकि खेत और खलिहान हरे भरे हो गए हैं। तो ये आईजीएनपी के फायदे हैं। समस्या क्या है दोस्तों? हानि क्या है आईजीएनपी की? सेम की समस्या। तो सेम की समस्या सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम की समस्या में वृद्धि जो हो रही है वो आईजीएनपी का प्रमुख कारण है। सर्वाधिक सेम की समस्या हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक सेम की समस्या आपकी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगी। आगे देखिए आईजीएनपी की कुल लंबाई अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 649 किलोमीटर हो जाएगी। आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 649 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी कुल लंबाई है। अगर आपकी राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो वो अलग है दोस्तों, वो अभी हम देखेंगे। अब आईजीएनपी की कुल लंबाई आपकी 649 किलोमीटर हो जाएगी। पहले चरण में इसका निर्माण हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान फीडर नहर जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 204 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि आपकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान फीडर नहर जो है इसमें पंजाब की लंबाई 150 किलोमीटर है, हरियाणा की 19 किलोमीटर है, राजस्थान की ओनली 35 किलोमीटर है। तो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 35 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मुख्य नहर की लंबाई मसीतावाली से पुंगल तक आपकी कितनी हो जाएगी? 189 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 189 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड चरण में दोस्तों पुगल से बीकानेर तक की लंबाई आपकी 256 किलोमीटर हो जाएगी। तो पुगल से बीकानेर तक की लंबाई आपकी बीकानेर में कितनी हो जाएगी? तो पुगल से बीकानेर तक की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 256 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आईजीएनपी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये 445 किलोमीटर हो जाएगी। तो राजस्थान में कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 445 किलोमीटर हो जाएगी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये 90 किलोमीटर हो जाएगी। तो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर आईजीएनपी की गहराई आपसे पूछी जाए तो ये 21 फीट है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 134 फीट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो फीडर नहर की लंबाई तो 204 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान में कुल लंबाई 445 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि टोटल लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की? 649 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम बिंदु आपका क्या हो जाएगा? गडरा रोड बाड़मेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों आईजीएनपी में जो सिंचाई होती है वो प्रथम चरण से सिंचाई कितनी होती है? 5.46 लाख हेक्टेयर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे चरण से 10.71 लाख हेक्टेयर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल अगर इनको करोगे तो 16.17 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई उपलब्ध हो रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। लेकिन आपको ये वाला ध्यान नहीं रखना है फैक्ट। आपको कौन सा ध्यान रखना है? आपको ये वाला ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 2005 के अनुसार 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि वर्तमान में 19.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपसे ये वाला डेटा पूछा जाए तो 16.17 आपको ध्यान रखना है, यानी 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध हो रही है। आगे देखिए आईजीएनपी की पेयजल परियोजना। तो आईजीएनपी की पेयजल परियोजना कौन सी हो जाएगी? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और आपनी परियोजना।
राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना आपकी जोधपुर में हो जाएगी दोस्तों, और कायलाना झील को ये जलापूर्ति करती है। तो राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना आपकी जोधपुर की हो जाएगी और ये कायलाना झील को जलापूर्ति करती है। और आपनी परियोजना जो है दोस्तों, इसे गंदेली सावा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रथम चरण हनुमानगढ़ से चूरू हो जाएगा, दूसरा आपका चूरू से झुंझुनू हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो ये चौधरी कुंभाराम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपनी परियोजना जो है, इसका प्रथम चरण आपका हनुमानगढ़ चूरू हो जाएगा, सेकंड चरण आपका चूरू और झुंझुनू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आईजीएनपी में स्काडा सिस्टम उपलब्ध है, अर्थात जल को गति देने वाला यंत्र जो कि स्काडा सिस्टम कहा जाता है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।